हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस चैप्टर को 10 मिनट में जो हमारी मेन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर आपका दो प्रोसेस आएंगे, एक होगा इंस्पायरेशन और एक होगा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर हमारा होता है जिसके अंदर इनहेलेशन होगा, ठीक है, इनहेल होगा, और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, एक्सहेल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो इंस्पायरेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, और यही बेसिकली नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं लंग्स की, ठीक है, तो वो खुद प्रेशर क्रिएट नहीं करता, उसको प्रेशर कौन क्रिएट करके देता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट, अगर इंस्पायरेशन की कंडीशन की बात होती है तो कौन कौन से होंगी भाई, डायफ्राम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, डायफ्राम जो होगा हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। फ्लैटन रिब केज अप एंड आउट, जो ऑब्वियस सी बात है, अगर अंदर ज्यादा वॉल्यूम करनी है तो उसको स्पेस बनाना पड़ेगा, तो जो रिब केज है वो भी बाहर हो जाता है, अप एंड आउट हो जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है लंग्स के अंदर, और जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपायरेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। जो रिब केज है वो डाउन और अंदर इनवर्ड हो जाती है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करती है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, जो कि जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। ये बेसिकली ये टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नीट की फेवरेट टेबल है। अगर बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV होती है 2500 to 3000। अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो 1000 to 1100 ml, ये आपको याद करनी है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगी वो 1100 to 1200 होगी आपकी। उसके बाद आता है आपके पास कि भाई ये कैपेसिटीज जो कि आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कैपेसिटीज है। अगर बात करते हैं VC की तो ये आपकी IRV प्लस TV प्लस ERV। अगर बात करते हैं TLC की तो वो VC प्लस RV। अगर FRC की बात करते हैं तो ERV प्लस RV। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैपेसिटीज हैं इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर, तो आप इसको याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज का जो मेन जगह है वो है एल्वियोलाई की, यहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। क्या फीचर्स हैं, याद रखना कि एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो थिन होती है, मॉइस्ट होती है, ब्लड सप्लाई में रिच होती है, और लार्ज सरफेस एरिया होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो गैसेस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसके अंदर जो आपकी एल्वियोलाई है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हाई होता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन क्या है कि जो डिफ्यूजन है, ये याद रखना कि डिफ्यूजन किस किस चीज पे डिपेंड रहता है। डिफ्यूजन आपका प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड रहता है, सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड रहता है,
और मेम्ब्रेन थिकनेस पे भी डिफ्यूजन डिपेंड होता है। तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर आपका डिफ्यूजन डिपेंड होता है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो 90% ऑफ हीमोग्लोबिन प्लस जो आपका ऑक्सीजन है वो मिला के आपका हीमोग्लोबिन O2 बनाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा 97% ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। हर जो HB होता है, हर मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ HB 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर प्लाज्मा की बात करें तो डिसॉल्व प्लाज्मा कितने 3% ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो एस शेप्ड होता है। कैसी शेप्ड होता है? एस शेप्ड होता है। नेक्स्ट, राइट शिफ्ट जो होगा वो किसकी वजह से कोज होता है इसके अंदर? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CO2। वहीं टेम्परेचर इंक्रीज होगा, pH डिक्रीज होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अनहोल्डिंग इंक्रीज हो जाती है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड भर रहा है। चलिए अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है या तो वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, दैट इज HCO3 नेगेटिव, 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। देन बात करते हैं आपके पास कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, जिसके थ्रू 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ट्रांसफर होती है। देन जो आपकी डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ 7% ही जाती है, ठीक है, इस फॉर्म में 7% ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगी। तो ये याद रखना कि कितनी परसेंट कैसे ट्रांसफर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एज बाइकार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3, जो कि आगे जाके इसको वो किसके अंदर चला जाता है? HCO3 नेगेटिव, जो कि एक बाइकार्बोनेट है, जिसकी फॉर्म में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है। ये रिएक्शन कहां पे होगी? एक RBC के अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है। एंजाइम कौन सा यहाँ पे यूज होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, तो इसको भूलना मत, इसको याद रखना। किस में हेल्प करता है? कार्बन के ट्रांसपोर्ट में, बफर सिस्टम में और pH की रेगुलेशन के अंदर ये हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब बात करते हैं अगर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स की, तो आपके पास वो कौन कौन से हैं ब्रेन के अंदर? सबसे पहला है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जो कि रिदम को मेंटेन करता है। दूसरा है पोन्स, जो कि स्मूथ ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, कौन कौन से कीमो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद H पॉजिटिव का इंक्रीज होना, ऑक्सीजन का डिक्रीज होना, ठीक है, ये इनको बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो CO2 का लेवल है वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है सबसे ज्यादा। ओके, चलिए अब आते हैं बात डिसऑर्डर्स पे। डिसऑर्डर्स, अगर अस्थमा की बात करें तो इसके अंदर जो ब्रोंकियोल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर। अगर बात करते हैं एम्फाइसेमा की, तो इसके अंदर जो एल्वियुलर वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसका कॉजेज हो सकते हैं जैसे स्मोकिंग, ठीक है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस होती हैं कुछ। ऑक्यूपेशन कैसा होगा? जैसे माइंस के अंदर काम कर रहा है कोई इंसान, ठीक है, तो उसके वो काम की वजह से, उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसको लंग डिजीज हो रही है। सिलिकोसिस जैसे एक इसका एग्जाम्पल है, एब्स्टियोसिस एक उसका दूसरा एग्जाम्पल है। ये बेसिकली डस्ट इनहेलेशन की वजह से होती है। जैसे किसी का ऑक्यूपेशन, किसी का काम की जगह ऐसी है जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट होता है, तो वहां पे ये लंग डिजीजेस कोज हो सकती हैं। नेक्स्ट, नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिवीजन के लिए जरूरी है। इंस्पायरेशन जो होगा वो एक्टिव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होगा वो मोस्टली बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होगा वो मोस्टली ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। बोर्स इफेक्ट जिसके अंदर हमने पढ़ा राइट शिफ्ट होगा। FRC जो होगा, ठीक है, फोर्सिबल जो रिजर्व कैपेसिटी है वो ERV प्लस RV होता है। वाइटल कैपेसिटी जो होगी वो IRV प्लस TV प्लस ERV होती है। रेस्पिरेटरी सेंटर
कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है रिदम को। मैक्सिमम गैस एक्सचेंज जो होगा वो एल्वियोलाई के अंदर होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर के पता होने चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स थे जहां से वो हर बार घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए, मेजर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट क्वेश्चन था। ऑक्सीजन बाइंड्स टू एचबी एट, ऑक्सीजन एचबी के साथ कहां पे बाइंड करती है? लंग्स के अंदर। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग बाय एक्टिंग ऑन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को? अभी देखा था, किसके ऊपर एक्ट करके? कीमोरिसेप्टर्स। चलिए, वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स, अभी बताया वाइटल कैपेसिटी के अगर कैपेसिटी हमें बतानी है तो उसके अंदर किस किस को बताया जाता है? IRV प्लस TB प्लस ERV। आ गई बात समझ में? तो ये था आपका इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी के लाइन के थ्रू हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट से वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इनको नोट डाउन कर लेना और इन पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, बाय बाय। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।